हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। क्लास 9th में हम लोग वर्क एंड एनर्जी कर रहे थे। 3 पार्ट आ गया था, ये चौथा है। इसमें आपको बताऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि आपके एनसीईआरटी के जो वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर है ना, उसके सेकंड लास्ट पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आओ भाई शुरू करते हैं। तो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। और ये कौन सा पार्ट है उसका? तो ये है पार्ट नंबर 4। अच्छा, और क्लास कौन सी है? तो क्लास है 9th। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखना, चौथी वीडियो है। तो बच्चों इसमें क्या बताऊंगा, तो एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो बच्चों देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कितनी एनर्जी पड़ी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दोगे ना तो बनेगी टोटल एनर्जी। पहले इतना समझो। तो सबसे पहली बात यह है कि कभी आपसे पूछा जाए टोटल एनर्जी का क्या मतलब है, इसी को कभी कभी मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कह देता हूं। क्या बोल देता हूं मैं इसको? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर देता हूं ना, तब मेरे पास टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी आता है। और सुनो, अगली बात आपके पास ये है कि बच्चों जो टोटल एनर्जी है ना, जिसको मैं टी डॉट ई से दिखाता हूं, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ये हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट। हमेशा कैसी होती है? कांस्टेंट। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों के हिसाब से देखूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ के आ रहा है टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं? समझ आ गया। तो आपकी एनसीईआरटी के सेकंड लास्ट पेज पे देखना, जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया है ना, वहां पे ये इक्वेशन बनी हुई है, ये वाली। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करके जो टोटल एनर्जी आती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है। तो क्या आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड? बस वैसा ही है, मास को किससे रिप्लेस कर दो? एनर्जी से। तो इसकी डेफिनेशन क्या बननी चाहिए थी? एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। अच्छा, एनर्जी ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो भैया एक बात बताओ, मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी, मैं थक गया, मेरी एनर्जी कहाँ गई? अच्छा भैया मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं थक गया, मेरी एनर्जी कहाँ गई? मैंने खाना खाया तो मेरे को एनर्जी मिली। अच्छा, फिर वो मैं बैठा रहा, वो एनर्जी खत्म हो गई, तो एनर्जी कहाँ गई? भैया हमने खाना बनाया, हीट एनर्जी कहाँ गई? तो इतनी सारी एनर्जी जा कहाँ रही है और नई नई एनर्जी आ कहाँ से रही है? क्वेश्चन आया होगा दिमाग में। तो मैं बोलूंगा क्या होता है ना, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एनर्जी ना बनती है ना खराब होती है, जस्ट एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म। अच्छा, अब यहां से ना कभी कभी क्या होगा, जो वर्क है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में। समझ आया आपको? तो वर्क, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर। अब मैं एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा, इतना नोट करो। ठीक है, इतना ठीक है, इतना। अब सुनो, मैंने कहा कितने पॉइंट हो गए? तो भाई 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखो, मैं आपसे कहता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भैया ये मतलब है कि एनर्जी ना बनती है ना बर्बाद होती है। तो एनर्जी कैसे मूव होती है? तो चलो कुछ एग्जांपल से समझता हूं। तो यहां से ना कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, सम एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल मैं देता हूं कि ना एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। एक क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। और इस इलेक्ट्रिक बल्ब को जब हमने ऑन किया ना, तो हमने किसकी हेल्प से ऑन किया? विथ द हेल्प ऑफ बैटरी। किसकी हेल्प से हमने इसको ऑन किया? विद द हेल्प ऑफ बैटरी। आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि यहाँ पे ना एक बैटरी है, ऐसी ऐसी, ठीक है। अब यहाँ से वायर है, यहाँ से ऐसे वायर निकले हुए हैं, और यहाँ से ना आपने बल्ब अटैच किया हुआ है। यहाँ से क्या अटैच किया हुआ है? बल्ब। तो जब मैंने दोनों वायर्स को यहाँ पे टच कर दिया, तब ये जो बल्ब है ना वो चमकने लगता है। तो मैंने कहा यहाँ पे एनर्जी कैसे कैसे मूव होती है, इसे समझता हूँ। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ये जो बैटरी है ना,
ये जो बैटरी है, तो बच्चों आपको क्या याद करना है, जो भी बैटरी होती है ना, बैटरी जिसमें वायर लगा के मैं बल्ब को जला सकता हूँ, उस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल। तो सबसे पहले अगर मैं एनर्जी कन्वर्जन देखना चाह रहा था तो मैं ये बोलता, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। अच्छा, अब मैंने कहा वो जो केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, लेकिन इस वायर में क्या पास हुई? इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो बैटरी की केमिकल एनर्जी थी ना, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ना, ये वायर के थ्रू बल्ब में गई, और बल्ब के अंदर ना जो ये वाला पार्ट होता है, इसे फिलामेंट कहता हूँ। इसे क्या बोलता हूं मैं? फिलामेंट। तो बल्ब के फिलामेंट को ना ये गर्म करता है। आपको पता है बल्ब कैसे जलता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो धीरे धीरे वो गर्म हो जाता है, और वो इतना गर्म हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है, और वही बल्ब की रोशनी होती है। समझ आया? तो मैंने कहा जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो इसको हीट करेगी, इस फिलामेंट को क्या करेगी? हीट। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी? हीट एनर्जी। अच्छा, और हीट होने के बाद ये बल्ब ग्लो करेगा, तो यानी और कौन सी एनर्जी बन रही होगी? लाइट एनर्जी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? तो बच्चों आपके ना एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि जब मैं किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को बैटरी की हेल्प से स्टार्ट करूंगा, तो मेरे को ये बताओ कि एनर्जी कैसे कैसे मूव होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि ना एनर्जी बनती है ना बिखरती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो यहां से पहला सवाल कि एनर्जी ना बर्बाद, एनर्जी ना डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो केमिकल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई क्या? नहीं, उसने ना केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रिकल हीट में कन्वर्ट हो गई और लाइट में। तो कोई आपसे पूछे कि इस बल्ब के पास जो लाइट एनर्जी आई ना, वो कैसे आई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है कि एनर्जी तो बन ही नहीं सकती, तो इसकी जो लाइट की एनर्जी वो कैसे बनी? तो आप बोलोगे लाइट की एनर्जी बनी नहीं है, लाइट की एनर्जी आई हीट से, हीट आई इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी आई केमिकल्स से। समझ आया? इसे नोट करो। ये जो है ना, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपसे ये बोला गया है कि भाई जो बल्ब को जब मैं बैटरी की हेल्प से जलाता हूं तो कैसे कैसे ग्लो करता है। तो ये वाला एग्जांपल देखो फटाफट। हो गया? अच्छा, अब बच्चों ये जो सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ना, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताता हूं जो सीधा आपके क्वेश्चन में आते हैं, जो सीधा आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे एक तो यही क्वेश्चन आ गया कि बल्ब को बैटरी से जलाया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ना कभी कभी आपसे बोल देगा कि जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल था, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, राइडिंग अ बाइसिकल। जब आप साइकिल चलाते हो तब एनर्जी कैसे कैसे मूव होती है। तो जब आप साइकिल चलाते हो तो पैरों से पैडलिंग करते हो, तो पैरों की मसल एनर्जी लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ गई? मसल एनर्जी। और वो मसल एनर्जी है, जब आप उससे साइकिल चलाते हो तो साइकिल जाती है ना, तो साइकिल मोशन में आ गई, तो पैरों की मसल एनर्जी से साइकिल मोशन में आ गई, और जहां मोशन होता है वहां क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो इस मसल एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों सुनो, जब बहुत देर इंसान साइकिल चलाता है तो क्या उसका शरीर गर्म हो जाता है? क्या शरीर गर्म हो जाता है? तो थोड़ी सी और कौन सी एनर्जी बनी होगी? हीट एनर्जी। समझ आया? अच्छा, अब मैं तीसरा एग्जांपल क्या देता हूं? बर्निंग ऑफ कोल। ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सब बर्निंग ऑफ कोल। कोयला देखो कैसे याद करोगे? सी से कोल और सी से हो गई केमिकल, तो कोल के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी। अब कोयले को जब आपने बर्न कर दिया, तो आपने देखा है जब कोयला बर्न होता है ना तो चमकता है, ग्लो करता है रेड कलर का। तो यानी पक्की बात है कि कौन सी एनर्जी बन रही होगी? लाइट एनर्जी। लेकिन बच्चों मेरे को एक बात बताओ, कोयले को किस लिए जलाते हैं? हीट के देना, तो ग्लो तो कर रहा है लेकिन साथ में हीट भी तो दे रहा है, तो साथ में और कौन सी एनर्जी मिल रही होगी? हीट एनर्जी। समझ आया? अच्छा, और एग्जांपल देते हैं, तो सी यू गेट इट। तो बच्चों अगला एग्जांपल देखो, मैं कहता हूं ईटिंग फूड। मैं क्या बोलता हूं? ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे हैं, तो खाने के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। आपको पता है खाना केमिकल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अच्छे केमिकल्स होते हैं, बट केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। कैसी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। जब आप खाना खाते हो ना तो वो केमिकल एनर्जी ब्रेक होती है और किस में कन्वर्ट होती है? क्या हाथ पैर को ताकत मिलती है? तो मसल एनर्जी में।
कौन सी एनर्जी में, मसल एनर्जी में। और आपको पता है बच्चों, जो हमारा बॉडी है ना, जो हमारा बॉडी है उसका हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो ये बताओ हमारे शरीर में जो 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन है उसके लिए हीट कहाँ से आई, कहां से आई हीट? तो बॉडी हीट बना रही है, तो हीट बनाने के लिए एनर्जी तो खाने से आ रही होगी ना। तो मैंने कहा केमिकल एनर्जी और किस में कन्वर्ट हो रही होगी, हीट एनर्जी। क्या आपको ये समझ आया? फटाफट बच्चों ये वाले एग्जांपल्स नोट करो, कुछ और एग्जांपल्स बता दो जो बहुत कॉमन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो डी हो गया था। ई, अब देखो बच्चों एक एग्जांपल आता है इलेक्ट्रिक फैन का, और एक एग्जांपल आता है इलेक्ट्रिक हीटर का। कहता है इसमें कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो यार एक बात बताओ, पंखा चलाने के लिए क्या मैं स्विच ऑन करूंगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसी पंखे को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी क्या पंखा घूमने लगेगा? पंखा घूमेगा तो क्या पंखा मोशन में आ जाएगा? और जो मोशन में आता है उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पंखे में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्या बात समझ आई, बात समझ आई? अच्छा अब इस पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक हीटर कैसे काम करता है। तो आपको पता है जो हीटर होते हैं ना, हीटर उनके जो वायर होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। बस आप इतना याद रखो कि इलेक्ट्रिक हीटर के जो वायर्स होते हैं ना वो किसी ऐसी चीज से बने होते हैं कि उसको आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी देते जाओगे ना वो उतना गर्म होता जाएगा। बस इतना समझ सकते हो। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक हीटर में सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हाथ सेकते हो हीटर से। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, हीट एनर्जी। और आपने देखा है जो हीटर है उसके बाद ना रेड कलर के चमकने लगते हैं। तो रेड कलर यानी साथ में कौन सी एनर्जी आ रही होगी, लाइट एनर्जी। समझ आया? इन्हें नोट करो। एक दो और एग्जांपल बता दो जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखो EF। देखो बच्चों ये सब क्यों बता रहा हूं, सब एग्जाम में आए हैं कभी ना कभी। EF जी। अब यहां से दो और बताऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल दूंगा हाइड्रो पावर प्लांट का, और एक एग्जांपल दूंगा थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट। देखो हाइड्रो पावर प्लांट में जो हाइड्रो होता है ना, हाइड्रो, ये जो हाइड्रो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है पानी, और पावर का मतलब हर जगह एक ही होता है, और वो क्या, इलेक्ट्रिसिटी। आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो पावर का मतलब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं कहता हूँ पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे, तो मैं बोलूंगा डैम्स। देखे आपने डैम्स, यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो डैम्स में पानी है, तो पानी किसी हाइट पे यानी डैम के पास सबसे पहले कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बोलूंगा डैम का ना गेट यहाँ से खुल गया तो क्या यहाँ से पानी नीचे आएगा। तो पानी नीचे आएगा तो ये जो पानी है ये मोशन में आ गया क्या, और मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, काइनेटिक। अब मैं बोलूंगा जब ये नीचे आएगा ना तो यहाँ पे होते हैं टर्बाइंस। भाई मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो देख लेना। सपोज एक पंखा है, जब पानी आ रहा है तो क्या वो इस पंखे को घुमाएगा, तो मशीन, टरबाइन एक मशीन है, और जब मशीन काम करेगी ना तो मशीन की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब सुनो, अभी जो मैंने तुम्हें 10 मिनट टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताया ना वो ये नहीं है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लेकिन कहीं पे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी दिखाओ ना तो 9th के हिसाब से आप उसको ये मानोगे कि वो मशीन जो चल रहा है ना उसकी एनर्जी की बात हो रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि देखो ना यहाँ से, क्योंकि ये जो टरबाइन है ये मूव करेगा, ये जो आपका टरबाइन है ये मूव करेगा, तो जब टरबाइन मूव करेगा ना तो उसके पास होगी मैकेनिकल एनर्जी। जो मशीन होता है ना, मशीन, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, किस में कन्वर्ट हो रही होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है जब ये टरबाइन मूव करेगा ना तो लास्ट में मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो क्या ये मैकेनिकल एनर्जी तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले पानी किसी हाइट पे था, पोटेंशियल, पानी मूव किया, काइनेटिक, उसने मशीन को मूव कराया, मशीन की एनर्जी मैकेनिकल, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिकल। समझ आ गया क्या। अब इसको देखो, थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट है ना उसमें कोयले का यूज होता है। तो मुझे एक बात बताओ, कोल, सी से कोल और सी से केमिकल एनर्जी, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी। जब कोयले को मैं जला दूंगा, तो कौन सी एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी।
आपको पता है थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है? यहाँ पे पानी भरा हुआ है, नीचे से ना कोयले को जला दिया, इतने कोयले को जलाया जाता है कि जो ऊपर का पानी है ना वो भाप बन जाता है। उस भाप को ना एक रास्ते से पास कराया जाता है, और जो भाप जब उस रास्ते से पास करता है ना, तो जो उस रास्ते में जो टरबाइन्स होते हैं वो भाप का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो टरबाइन घूमने लगता है। तो भाप टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो मैंने बोला केमिकल एनर्जी का मतलब है कोल है। अब कोल को मैंने क्या कर दिया? बर्न कर दिया, तो हीट एनर्जी मिली। अब ये हीट एनर्जी ने क्या किया? इसने ना पानी उबाल दिया। इस हीट एनर्जी से क्या हुआ? वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया। वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में। इस हीट एनर्जी से क्या हुआ बच्चों? वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में। तो पहला, दूसरा। अब क्योंकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो जो स्टीम है ना वो मूव करेगा और टरबाइन को घुमाएगा। जब टरबाइन घूमेगी तो मैकेनिकल। तो क्या इस हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिल गई? अच्छा, और एक बार मशीन ने काम करना शुरू कर दिया तो मुझे पता है, अब पक्की बात है, क्या मिल जाएगी मुझे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो और मुझे क्या मिल गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इतने क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम में कि भाई एनर्जी का कन्वर्जन होता कैसे। इसे नोट करो, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि भाई जो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो क्या कहता है कि भाई काइनेटिक पोटेंशियल चेंज हो सकती है लेकिन टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। तो मैं आपको ये समझाता हूं कि देखो होता क्या है। जैसे ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। अब मैं देखता हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहां से ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहना। सबसे पहला ना एक क्वेश्चन आएगा फ्री फॉल का। किसका क्वेश्चन आएगा? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है जैसे ये मार्कर है ना, तो मैंने इसको यहां से छोड़ दिया, तो क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ इस पे क्या लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ जाती है उसे फ्री फॉल कहता हूं। अच्छा, फ्री फॉल के वक्त क्या होता है? जैसे मान लो कोई बॉडी है जिसका मास है m, अब ये नीचे की तरफ जा रही है। किस तरफ जा रही है? नीचे। तो आपको पता है जब कोई बॉडी नीचे की तरफ जाती है ना तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो लगातार उसकी वेलोसिटी घटती है। इसको प्रूव करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो, तुमने इस मार्कर को फेंका, अब ये मार्कर इस हाइट से ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर जाते 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 इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, और कहीं इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी? जीरो। तभी तो और ऊपर नहीं गया, नहीं तो और ऊपर जाता। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको नीचे छोड़ता जाऊं ना और नीचे कुछ ना हो तो ये नीचे गिरता रहेगा। इसका मतलब ऊपर जाते जाते वेलोसिटी घटेगी और नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मैंने कहा जब कोई बॉडी नीचे जाएगी तो यहां से सबसे पहले मैं ये नहीं कह सकता, सबसे पहला इससे इसका फर्स्ट पॉइंट मैं ये नहीं कह सकता कि ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड्स। सुनते रहना, यहां से तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। डाउनवर्ड्स। और जब कोई नीचे आता है ना तो लगातार उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज करती है। वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज। अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। हाफ तो कांस्टेंट, मास कभी बदलता नहीं, यानी काइनेटिक एनर्जी पक्की बात है किस पे डिपेंड करता होगा? वेलोसिटी। नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी? बिल्कुल बात है। तो मैं ये नहीं कह सकता ड्यूरिंग फ्री फॉल जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज। सही है। तो ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया आपका केस नंबर ए, जिसमें मैंने किसकी बात करी है? काइनेटिक एनर्जी की। अब मैं यहां पे आता हूं, अब मैं आपको बताता हूं फ्री फॉल में ना पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। फ्री फॉल में ना पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? कौन सी एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी का। तो बच्चों फ्री फॉल में पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? देखो, जैसे मैं कहता हूं कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो मैंने कहा ये ग्राउंड है, यहां से कोई बॉडी नीचे आ रही है, तो क्या लगातार उसकी हाइट ग्राउंड से क्या उसकी हाइट कम होती जा रही है? इसका मतलब फ्री फॉल में जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो उसकी हाइट लगातार कम होती है, इतना कह सकता हूं। तो मैं बोलूंगा ड्यूरिंग फ्री फॉल जो कोई भी ऑब्जेक्ट है तुम्हारा वो कहां गिरता है? डाउनवर्ड्स। तो जो उसकी हाइट है, हाइट फ्रॉम ग्राउंड से जो भी उसकी हाइट है वो डिक्रीज होती है। हाइट फ्रॉम ग्राउंड डिक्रीजेस, क्योंकि ग्राउंड से उसकी हाइट डिक्रीज होती है। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल एनर्जी पक्की बात है किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। अगर हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा, अगर हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम। तो क्योंकि नीचे आते आते हाइट कम हो जाती है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी घटती होगी? मानते हो इस बात को? तो मैंने कहा यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि हाइट डिक्रीज करती है तो जब मैं फ्री फॉल करता हूं तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। अब सुनो, मैंने क्या बोला, फ्री फॉल करते वक्त काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करती है, फ्री फॉल करते वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज। अब मैं तीसरा केस लेता हूं, फ्री फॉल करते वक्त टोटल एनर्जी का क्या होता है, टोटल एनर्जी। तो भैया आपने बताया था टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो मैंने कहा भैया देखो, कभी क्वेश्चन आया कि फ्री फॉल करते वक्त काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो वो बढ़ेगी, फ्री फॉल करते वक्त पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो वो घटेगी। लेकिन भैया अगर ये क्वेश्चन आ गया कि फ्री फॉल करते वक्त टोटल एनर्जी का क्या होगा, तो भैया ये बढ़ेगी कि घटेगी, तो याद करो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे कोई भी केस हो, बताया था क्या। तो मैंने कहा इस केस में भी टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो कभी तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आया ना कि फ्री फॉल करते वक्त टोटल एनर्जी क्या होगा, तो सीधा सीधा आंसर होगा कि जो टोटल एनर्जी है ना टीई कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो बच्चों जो टोटल एनर्जी है ना इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो चाहे फ्री फॉल हो तब भी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब तुम बोलोगे भैया क्या समझा रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निकाल देना वर्क एंड एनर्जी का, सबसे पहला एमसीक्यू देखना, यही बोला गया है कि फ्री फॉल करते वक्त कोई बॉडी की टोटल एनर्जी का क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन दिए बढ़ेगी, घटेगी, कांस्टेंट रहेगी, कुछ नहीं होगा, तो आंसर है कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये जो समझा रहा हूं ना, असल में एक क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो फ्री फॉल करते वक्त काइनेटिक बढ़ेगी, फ्री फॉल करते वक्त पोटेंशियल घटेगी, लेकिन फ्री फॉल करते वक्त टोटल जो कि इन दोनों का सम है वो कांस्टेंट होगा। समझ आया, नोट करो। समझ आ गई। अब सुनो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ना एक और क्वेश्चन है इसका, वो कैसा है कि ना जैसे आपसे ये बोला गया है कि, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले ना आपसे ये बोला गया है कि जैसे कोई बॉडी है तो ना वो 1 मीटर की हाइट से 1 मीटर की हाइट पे है और वहां से ना किसी ने इसको छोड़ दिया, तो 1 मीटर की हाइट से लगातार ये नीचे आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, मानते हो। अब मैं कहूंगा 1 का आधा क्या होता है, तो 0.5 होता है। तो मैंने कहा 1 मीटर की हाइट पे थी, अब मैंने इसको नीचे छोड़ा, तो कभी ना कभी ये क्या है 0.5 पे आएगी। हाँ, तो मैंने कहा जो इनिशियल जिस हाइट पे था, जैसे ये उसकी आधी पे आई ना, तो आपको सीधा सीधा कहना है कि टोटल एनर्जी ना बराबर बराबर बढ़ जाएगी पोटेंशियल और काइनेटिक में। क्वेश्चन क्या देखो, कह रहा है एक बॉडी है जो कि h हाइट से नीचे गिरती है, तो कोई हाइट, जैसे मान लो मैंने मान दिया कि ये क्या है, ग्राउंड, ये क्या हो गई, ग्राउंड, और यहां से यहां तक की जो हाइट है, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, h। सही, मैंने ऐसे बोल दिया। अब ये बॉडी h हाइट से नीचे गिरती है, तो ये बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि ना ये फर्स्ट केस था, अब क्या हुआ, ये जो बॉडी है ना ये h हाइट पे थी, अब ये बॉडी गिरते 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 यहाँ पे आ गई। अब ये कितनी दूरी पे है, तो ग्राउंड से ये h/2 पे है। मतलब अगर पहले 1 मीटर से आ रही थी ना, तो गिरते गिरते जब ये आधे मीटर पे आई, तो इस वक्त इसकी जो एनर्जी है वो कैसे बटी होगी। तो मैं बोलता हूं आपको सीधा सीधा ये कहना है कि क्या हाइट आधी हो गई, क्या हाइट आधी हो गई। तो हाइट पे कौन डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हाइट आधी हो गई ना, तो टोटल एनर्जी का आधा हो गया पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का आधा हो गया काइनेटिक। बस आपको इतना कहना था, एज हाइट बिकम्स हाफ, क्योंकि हाइट हाफ हो गई ना, तो आपको ये कहना था कि इस वक्त इसकी जो एनर्जी होगी ना वो कैसी होगी, इसमें ना आधी होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ होगी काइनेटिक एनर्जी और हाफ होगी पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना याद रखना था कि अगर हाइट आधी हो गई ना, तो आधी होगी काइनेटिक एनर्जी, आधी होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर इसकी टोटल एनर्जी 10 है ना, तो जब ये आधी हाइट पे गया ना, तो 5 जूल्स होगी काइनेटिक और 5 जूल्स होगी पोटेंशियल। कुछ नहीं समझ आया तो इतना तो समझो कि मैंने कहा जैसी हाइट आधी हो गई, तो टोटल एनर्जी की आधी पोटेंशियल और टोटल एनर्जी की आधी काइनेटिक। समझ आया, नोट करो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बोल रहा है, कह रहा था पोटेंशियल, देख लेना एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज बुक का, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, does this violates the law of
कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो याद करो फ्री फॉल करते वक्त काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल घटती है, लेकिन टोटल कैसी रहती है? कांस्टेंट। इस क्वेश्चन ने कहा है कि फ्री फॉल करते वक्त पोटेंशियल घटती है, सही बात है, बिल्कुल घटती है। तो उसने कहा कि आपने तो क्या बोला था कि एनर्जी तो कभी चेंज नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो पोटेंशियल तो घट रही है ना, तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये वॉयलेट करती है क्या? नहीं मानती क्या? तो आप बोलोगे फ्री फॉल करते वक्त जितनी पोटेंशियल घटेगी ना उतनी ही काइनेटिक बढ़ेगी, तभी तो दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर है कि ये वॉयलेट नहीं करती। यहाँ पे आपने कहा पोटेंशियल घटेगी, लेकिन आपको ना ये भी कहना चाहिए था कि भाई जब पोटेंशियल घटेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी और दोनों का जो सम है ना टोटल एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट है। तो बस आपको इसमें ये कहना था, इसमें आपको ये कहना था कि भाई देखो फ्री फॉल के टाइम पे जो फ्री फॉल का टाइम होता है उस वक्त क्या होता है? उस वक्त क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, बट उसी टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इंक्रीज करती है। और पोटेंशियल एनर्जी जितनी घटती है काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ती है। तो मैं बोलूंगा फ्री फॉल के टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और इसके ब्रैकेट में लिखना विथ सेम रेट। सेम रेट का मतलब है अगर पोटेंशियल एनर्जी एक कम होगी ना तो काइनेटिक एक बढ़ेगी। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से क्या होता है? जो टोटल एनर्जी है ना इन दोनों का सम वो हमेशा कांस्टेंट है। ड्यू टू दिस द टोटल एनर्जी जो कि क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। और क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी? बिल्कुल। तो इस केस में आपको ये कहना था कि पोटेंशियल घट रही है तो काइनेटिक बढ़ रही है, लेकिन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट है। तो ये ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट नहीं करता। इस क्वेश्चन ने ये कहा कि पोटेंशियल घटेगी, तो हमने कहा ठीक है पोटेंशियल घटेगी काइनेटिक बढ़ेगी, दोनों का सम कांस्टेंट। क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मान्य है। यानी इस क्वेश्चन ने कहा क्या ये वॉयलेट कर रहा है? नहीं कर रहा ना, सही जवाब है। पोटेंशियल घटेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी, लेकिन टोटल कांस्टेंट है। तो जब इसने कहा कि क्या ये वॉयलेट करता है तो आंसर है ये वॉयलेट नहीं करता, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन कराता हूं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो आ जाओ इसे करते हैं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 40। तो लिखते जाओ भाई क्या क्या गिवन है। गिवन है कि मास कितना है 40 kg। अच्छा, रेस टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, ग्राउंड से किस हाइट पे है? तो हाइट कितनी है 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब कह रहा है ये दे दिया पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या बताओ? पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना ही है ना, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। भाई m पता है, h पता है, g कितना रख दो 10। तो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, मास है 40, g है 10 और ये कितना है 5। तो 4 5 हो गया 20 और 2 0, तो कितना आ गया 2000 जूल्स। तो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 2000 जूल्स। अच्छा, अब ये क्या था? तो मैंने कहा देखो ये कौन सा केस था, ये ग्राउंड है आपका, ये क्या है आपका ग्राउंड। ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है? 5 मीटर हाइट पे है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो आंसर है 2000 जूल्स। यही तो निकाला है अभी तक। अच्छा, अब मैं कहता हूं बच्चों इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस वक्त? तो आप बोलोगे देखो भैया अभी ना आपने ना इसको ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर उठाया हुआ है, लेकिन आपने अभी तक इसको छोड़ा नहीं है। अगर मैंने इसको अभी तक अपने हाथ से छोड़ा नहीं है तो क्या इसकी कोई वेलोसिटी है? नहीं है। तो जहां वेलोसिटी नहीं है क्या इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है? नहीं है। तो मैं बोलूंगा इस केस में अगर मैं अभी बात करूं ना, अभी बात करूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। और क्योंकि वेलोसिटी ही 0 है तो इनिशियली इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो अब मैं कहता हूं यहां पे इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? इनिशियली अभी इनिशियली है ना, इनिशियली, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? तो भैया टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक है 0, पोटेंशियल है 2000। तो क्या इसकी टोटल एनर्जी आ गई 2000 जूल्स। टोटल एनर्जी कब? जब ये किस हाइट पे है? 5 मीटर की हाइट पे। ठीक है, तो इतना तो हमने यहां से लिख दिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है इस ऑब्जेक्ट को ना आपने ना ऊपर से छोड़ दिया, चलो छोड़ दिया, और अब आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ कब? जब वो आधे रास्ते पहुंच गया। मतलब
5 मीटर की हाइट पे था, ये किस हाइट पे था 5, मैंने इसको यहां से छोड़ा, आ गया आ गया आ गया आ गया, तो अब क्या 2.5 मीटर पे रुका, तो जैसे 5 के आधे पे आ गया ना, तो इस पॉइंट पे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। 5 मीटर से जैसे 2.5 जैसे इसके आधे पे आ गया, इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सुनो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने कहा जब ये 5 मीटर की हाइट पे था ना, तो इसके पास टोटल एनर्जी थी 2000 जूल्स। तो अब मैंने कहा इसको मैं नीचे आया नीचे आया नीचे आया, तो नीचे आते आते हर एक पॉइंट पे ना इसकी टोटल एनर्जी सेम ही रहेगी। अगर ऊपर 2000 जूल था ना, तो अब भी 2000 है, अब भी 2000 है, अब हर पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी है 2000 जूल। मैं ये नहीं कह सकता, क्या मैं ये नहीं कह सकता, जब 5 से तुम आधे पे आ गए, देखो उसने ये कहा है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, ऊपर से छोड़ दो, तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो 5 मीटर की हाइट पे थे तुम, किस मीटर की हाइट पे थे 5, यहां से तुम नीचे आते गए आते गए आते गए, तुम जस्ट आधे पे आ गए, तुम जस्ट आधे पे आ गए, तो ऊपर से तुमने कितना कवर कर लिया 2.5, नीचे से तुम्हारा कितना बचा है 2.5। इस पॉइंट पे जब तुम आ गए ना, तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है क्वेश्चन। जब तुम इस पॉइंट पे आ गए ना, तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या है। क्या समझ आया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन ये है कि 5 मीटर की हाइट से तुम्हें छोड़ दिया, जब तुम 2.5 मीटर की हाइट पे आए ना, तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो मेरे को ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो मैं निकालना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये तो निकाल सकता हूं ना कि भाई टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पे सेम रहती है। तो 5 मीटर की हाइट पे जितनी टोटल एनर्जी है ना, 2.5 मीटर की हाइट पे भी उतनी रहेगी। तो ना मेरा जो काम है वो टोटल एनर्जी निकालने का है। तो फाइनली देखो ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया और वो ना आधे रास्ते आ गया, तो 2.5 बचा हुआ है। तो मैंने कहा ये है आपका ग्राउंड और ये है आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ से कितनी हाइट बची हुई है 2.5 मीटर। तो मैंने कहा गिवन दिखना शुरू करते हैं, हाइट कितनी बची है 2.5 मीटर, ऑब्जेक्ट का मास कितना था 40 kg, जी की वैल्यू कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा पहले पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, m हो गया तुम्हारा 40, g हो गया 10, ये हो गया 2.5, इससे ये कटा इससे ये कटा, 25 चौक 100 और 1 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 1000 जूल्स। अब मैंने कहा मेरे पास ना कोई भी रास्ता नहीं है जो मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकूं। क्या मैं काइनेटिक निकाल सकता हूं, नहीं। तो मैंने कहा चलो ऐसा करता हूं, इसकी कुछ होगी काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कहता हूं दैट ऑब्जेक्ट have some kinetic energy at 2.5 मीटर हाइट। जब ये 2.5 मीटर की हाइट पे होगा ना, तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, सही है। अब मुझे पता है टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो मैंने कहा यहाँ पे टोटल एनर्जी कैसे आई, काइनेटिक एनर्जी पता नहीं, लेकिन पोटेंशियल कितनी है 1000 जूल्स। पोटेंशियल कितनी है 1000 जूल्स। अब देखो जरा ध्यान से देखो, जब ये 5 मीटर की हाइट पे था तब इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी 2000। जब ये 2.5 मीटर की हाइट पे आया तब इसकी टोटल एनर्जी कितनी है इतनी। तो मुझे पता है टोटल एनर्जी तो हमेशा सेम होती है, इसका मतलब ये वाली टोटल एनर्जी क्या इसके बराबर होगी, मानते हो उस बात को। तो मैंने कहा एज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, तो जो ये वाली टोटल एनर्जी है वो इस वाली टोटल एनर्जी के बराबर होगी। तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी प्लस 1000 वो किसके बराबर होगा, इस 2000 के। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 2000 माइनस 1000, कितनी बची 1000 जूल्स। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो जब ये 2.5 मीटर की हाइट पे आया ना, तो इस वक्त इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी 1000 जूल्स। समझ आया। तो बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है आपके, समझ आया। एक बार और बताता हूँ, सुनना ध्यान से। कोई ऑब्जेक्ट था जो कि ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे था, तो सबसे पहले ना मेरा काम है कि मैं यहाँ पे ना इसकी टोटल एनर्जी निकालता। तो मैंने कहा जब आप 5 मीटर की हाइट पे था ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 2000 आ गई ऐसे। जब ये हाइट पे था तो अभी ये मोशन में नहीं था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, क्योंकि मोशन में नहीं था। तो जब 5 मीटर की हाइट पे थे ना, तो टोटल एनर्जी क्या आ गई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक है 0, पोटेंशियल है 2000, तो 5 मीटर की हाइट पे टोटल एनर्जी 2000। अब मुझे पता है कि फ्री फॉल करते वक्त टोटल एनर्जी हमेशा सेम होती है, तो जितनी एनर्जी टोटल एनर्जी 5 मीटर की हाइट पे होगी, क्या उतनी ही जब आधा आ जाऊंगा तो 2.5 मीटर की हाइट पे होगी, बिल्कुल होगी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं दोनों की टोटल एनर्जी को सेम कर दूं। कैसे करूंगा दोनों को सेम, तो मैंने कहा ये हो गई इसकी टोटल एनर्जी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो मैंने कहा जब तुम 2.5 मीटर
पे आए तो क्या मैं इसकी पोटेंशियल निकाल सकता था, तो पोटेंशियल निकाल दिया। काइनेटिक नहीं पता, कोई बात नहीं, काइनेटिक को के ही रहने दिया। दोनों को सम करूंगा, क्या टोटल आएगा, तो यहाँ की टोटल और यहाँ की टोटल क्या बराबर होगी, तो यहाँ से काइनेटिक कितनी आ गई, 1000 जूल। नाउ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसे नोट करो। और बच्चों मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करता हूँ, ठीक है। और आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में पावर को बताऊंगा, जो कि 20 से 25 मिनट की रहेगी। फिर चैप्टर खत्म हो गया, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।